वेलकम टू इंटेलेक्चुअल्स एवेन्यू। आज हम जॉन डन की जिस पोइम को डिस्कस करेंगे उसका टॉपिक है अ नॉक्टर्नल अपॉन सेंट लूसीज डे। सबसे पहले हम इस पोइम के टाइटल को देखते हैं। सेंट लूसी एक ख़ातून का नाम है जिसे रोमन्स ने बहुत ज़्यादा टॉर्चर करने के बाद मर्डर कर दिया। इसकी याद में 13 दिसंबर का जो दिन है वो मनाया जाता है और कदीम कैलेंडर के मुताबिक ये दिन साल का मुख्तसर तरीन दिन होता है और इसे सेंट लूसी के साथ एसोसिएट किया जाता है। ये पोइम टोटल 5 स्टैंजाज पर कंसिस्टेड है और तमाम स्टैंजाज 9 लाइंस पर कंसिस्टेड हैं। इस तरह से इस पोइम की टोटल लाइंस की स्ट्रेंथ है 45। पोइट कहता है टिस यानी इसका मतलब है दिस इज़ द ईयर्स मिडनाइट। ईयर्स यहाँ पर इससे मुराद ईयर की प्लूरल नहीं है बल्कि ईयर के साथ अपॉस्ट्रोफी एस है, यानी साल से मुतल्लिका साल की। ये साल की मिडनाइट का मतलब आधी रात नहीं है बल्कि दरमियानी रात है। यानी जैसा कि हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि कदीम कैलेंडर के मुताबिक 13 दिसंबर की जो नाइट है वो उस कैलेंडर के मुताबिक किसी भी साल की दरमियानी रात होती है, वो बिल्कुल साल के दरमियान में आती है। इसलिए पोइट कहता है कि ये साल की दरमियानी रात है एंड इट इज़ द डेज़ लूसीज़, और ये दिन लूसीज़ का दिन है, यानी लूसी सेंट के साथ इसे मंसूब किया गया है। इसकी एसोसिएशन सेंट लूसीज़ के साथ है। हु स्केरस, जो कि बमुश्किल ही स्केरस यानी बमुश्किल 7 आवर्स 7 घंटे तक हर सेल्फ अनमास्क अपने चेहरे को दिखाता है, यानी अपने चेहरे से मास्क हटाता है। यानी ये जो दिन होता है ये बमुश्किल 7 घंटे पर मुश्तमिल होता है और बाकी का जो वक्त है वो रात पर ही मुहीत होता है। तो सिर्फ 7 घंटे के लिए रात जो है वो अपने चेहरे से नकाब पलटती है और दिन नमूदार होता है। द सन इज़ स्पेंट, अब सूरज ने अपना वक्त गुजार लिया है, सूरज गुरूब हो चुका है। यहाँ पर पोइट ने पर्सोनिफिकेशन का यूज़ किया है। वो कहता है कि सूरज अपना वक्त गुजार कर गुरूब हो चुका है। एंड नाउ, और अब हिज उसके, हिज से मुराद है यानी सूरज के, फ्लास्क्स यानी उसके स्टार्स यानी सितारे, सेंट फोर्थ लाइट अपनी रोशनी नीचे फेंक रहे हैं, स्क्विब्स यानी झिलमिलाती हुई रोशनी, ब्लिंक करती हुई रोशनी फेंक रहे हैं, मध्यम सी रोशनी फेंक रहे हैं, नो कॉन्स्टेंट रेज, और अब सूरज के जो सितारे हैं उनकी कोई मुस्तकिल रोशनी नहीं है बल्कि झिलमिलाती सी मध्यम सी रोशनी है जो कि सूरज के सितारे ज़मीन की तरफ फेंक रहे हैं। क्योंकि ये रात का मंज़र है तो इसलिए रात की मंजरकशी की गई है कि सितारे झिलमिलाती हुई मध्यम सी रोशनी ज़मीन पर फेंक रहे हैं। द वर्ल्ड्स यानी दुनिया का, होल सैप पूरे का पूरा, रस इज़ संक वो डूब जाता है, यानी दुनिया का सारा जो रस होता है या उसका जो जोहर होता है उसे निचोड़ लिया जाता है। यानी दुनिया जो है उसका असर रस, उसकी जो रूह है उसे ख़त्म कर दिया जाता है। ज़मीन पर उस वक़्त कोई भी चीज़ बाकी नहीं रहती, यानी ज़मीन का जो रस है, ज़मीन की जो रूह है वो ज़मीन पर मौजूद एक्टिविटीज़ हैं और सरगर्मियाँ हैं जो कि मुकम्मल तौर पर तातुल का शिकार हो जाती हैं जब रात का वक़्त होता है। द जनरल बाम, एक अमूमी किस्म की, एक आमियाना किस्म की खुशबू या महक, द हाइड्रोप्टिक अर्थ यानी प्यासी या तिश्ना ज़मीन ने, हैथ ड्रंक पी ली है, पूरी की पूरी ज़मीन ने जो कि बहुत ज़्यादा प्यासी थी एक अमूमी किस्म की खुशबू या महक को पी लिया है। यानी इसका मतलब है कि पूरी की पूरी ज़मीन महक से लबरेज हो गई है। विदर मरझाए हुए, एज़ टू द बेड्स फीट यानी बिस्तर के पायों तक, लाइफ इज़ श्रंक ज़िंदगी जो है सुकड़ गई है। रात के वक़्त ज़िंदगी जो है वो सुकड़ कर सिर्फ बिस्तर के पायों तक महदूद हो जाती है और ज़िंदगी मुरझा जाती है। यानी सारा दिन लोग अपनी रोज़मर्रा की रूटीन में बिज़ी रहते हैं, डेली की एक्टिविटीज़ में बिज़ी रहते हैं और रात के वक़्त तमाम एक्टिविटीज़, तमाम बिज़नेस सस्पेंड हो जाते हैं और हर इंसान अपने बिस्तर की तरफ भागता है।
तो ज़िंदगी का मरकज़ महवर सिर्फ़ नींद पूरी करना होता है। इसलिए वो कहता है कि जब रात के वक़्त सितारे अपनी मध्यम सी रोशनी ज़मीन की तरफ फेंकते हैं और सूरज अपना टाइम गुजार चुका होता है तो तमाम लोगों की ज़िंदगी मुरझा सी जाती है और तमाम लोगों की ज़िंदगियाँ सिर्फ़ बिस्तर के पायों तक ही महदूद हो जाती हैं, उधर तक ही सिकुड़ जाती हैं। डेड वो लोग जो मर जाते हैं, वफ़ात पा जाते हैं, इस दुनिया से रुखसत हो जाते हैं। एंड एंटर्ड और कब्रों में दाखिल हो जाते हैं, यानी मदफून होते हैं, जिन्हें दफन कर दिया जाता है। येट फिर भी ऑल दीज सीम टू लाफ, यूँ महसूस होता है कि वो तमाम लोग हंस रहे हैं। कंपेयर विद मी, अगर उन चीज़ों का, उन लोगों का मेरे साथ मुकाबला या मुआवजा किया जाए। हु एम देयर एपीटैफ, जो कि उनका कतबा है, यानी मेरी हैसियत उन मुर्दा लोगों के जो कि मदफून हैं, उन लोगों को एक कतबे की सी है। यानी वो लोग तो दफन होकर कब्रों में चले गए, उनका नाम बाकी नहीं रहा, लेकिन मैं उनके नाम, उनके तारुफ की शक्ल में अभी तक मौजूद हूँ। अगर किसी ने उन मुर्दा लोगों के अहवाल को देखना हो तो वो मेरी ज़ात को देख ले। मेरी ज़ात भी एक मुर्दा जिस्म की हैसियत रखती है। मेरी ज़ात में भी अब किसी किस्म की कोई रंगीनी नहीं रह गई। मेरी ज़ात में भी ज़िंदगी की रमक मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो गई है। मेरी ज़ात में भी कोई किसी किस्म की सरगर्मियाँ मुर्दा अजसाम की तरह बाकी नहीं रह गई। मैं मुकम्मल तौर पर मुर्दा शख्स हो गया हूँ। क्योंकि ये पोइट ने उस वक़्त लिखी थी जब उसकी वाइफ की डेथ हुई थी। तो इसलिए पोइट कह रहा है कि उन मुर्दा लोगों का जो कब्र पर कतबा लगा होता है, मेरी हैसियत उस कतबे की सी है। अगर उन मुर्दा लोगों के अहवाल को जानना है तो मेरी ज़ात को देख लो, उसमें तुम्हें मुर्दा लोगों के अहवाल ही मिलेंगे। मेरे अंदर भी अब ज़िंदा लोगों की कोई ख़वास बाकी नहीं रहे। स्टडी मी देन, इसलिए मेरा मुताला करो, मुझे पढ़ो। यू ए वो लोगो हु शैल लवर्स बी, जो कि मोहब्बत करने वाले या आशिकीन बनने वाले हैं। एट द नेक्स्ट वर्ल्ड, अगली दुनिया में। दैट इज़, वो ये है। एट द नेक्स्ट स्प्रिंग, आने वाली बहारों में, यानी आने वाले बहार के मौसम में या आने वाली दुनियाओं में, आने वाले ज़मानों में ऐसे लोग जो आशिक बनना चाहते हैं, वो आशिक बनने के ख्वाहिशमंद अफराद मेरा मुताला करें, मेरी ज़िंदगी को देखें कि जिस तरह से मेरी ज़िंदगी तबाह बर्बाद हो गई है, कहीं तुम्हारी ज़िंदगी भी तबाह बर्बाद ना हो जाए। इसलिए अगर तुम इबरत हासिल करना चाहते हो तो तुम सिर्फ़ मेरी ही ज़िंदगी को देख लो। फॉर, चूँकि आई एम एवरी डेड थिंग, क्योंकि मैं वो हर मुर्दा शय हूँ, यानी मेरी हैसियत मुर्दा अशिया की सी है। मेरे अंदर ज़िंदगी की कोई भी रमक मौजूद नहीं है। इन होम लव रॉट न्यू एल्केमी, जिसमें मोहब्बत ने कूट कूट कर नए अज्जाए तरकीबी भर दिए हैं। यानी मोहब्बत जो है उसने मेरे अंदर एक नई कीमियागरी को तश्कील दिया है, एक नई कीमियागरी को जन्म दिया है। अब मेरे अंदर से भी नए नए कीमियागरी के अज्जाए तरकीब भी नमूदार होंगे। फ़ार हिज़ आर्ट, अपने फ़न के तौर पर। डिड एक्सप्रेस, जिसका इजहार हो गया हो। अ क्विंटेसेंस, एक जो रूह है। इवन फ्रॉम नथिंगनेस, वो अदम से आई है। यानी जो हमारी रूहें हैं तमाम इंसानों की, वो अदम में मौजूद थी, यानी जहाँ पर कुछ भी नहीं था वहाँ पर हमारी तमाम लोगों की रूहें मौजूद थी। अब ये तमाम रूहें जो हैं वो उस अदम से आ गई हैं और इन्होंने अपना फ़न दिखाना शुरू कर दिया है। और जब इन रूहों ने अपना फ़न दिखाना शुरू किया तो उससे वजूद पैदा हुए। यानी जब रूहें जिस्मों में आ गई तो इसके बाद फिर रूहों ने अपना फ़न जिस्म की शक्ल में दिखाना शुरू कर दिया और इससे बहुत सी कीमियागरी को फ़रोग़ मिला। तो इसी तरह से पॉइंट कहता है कि मोहब्बत ने भी अब मेरे अंदर नए नए अज्जाए तरकीबी पैदा कर दिए हैं, क्योंकि मेरे जिस्म के अंदर मेरी रूह जो है वो मेरी मोहब्बत है। जिस तरह से जिस्म के अंदर रूह के दाखिल होने से बहुत से नए अज्जाए तरकीबी पैदा होते हैं और बहुत सी तब्दीलियाँ आती हैं, इसी तरह से जब मोहब्बत ने मेरे अंदर जन्म लिया, मेरी रूह की हैसियत इख्तियार कर गई या मेरी रूह पर गालिब आ गई, तो अब मेरे जिस्म में भी बहुत से नए नए अज्जाए तरकीबी वजूद पजीर होंगे। ही रूइंड मी, उसने मुझे तबाह कर दिया, यानी उस मोहब्बत के अमल ने मुझे तबाह बर्बाद कर दिया है। एंड आई एम री बिगॉट, लेकिन इसके बावजूद अब मैं दोबारा जन्म लूँगा। यानी मोहब्बत का जो अमल है, मोहब्बत करने वाले जो हैं वो कभी भी मुर्दा नहीं होते, बल्कि वो नए नए जन्म लेते रहते हैं।
यानी वो आने वाले आशिकीन, आने वाले आशिकों, आने वाले लवर्स की शक्ल में दोबारा नए नए कैरेक्टर्स की शक्ल में ज़िंदा होते रहते हैं। ऑफ एब्सेंस यानी गैर मौजूदगी, डार्कनेस यानी तारीकी, डेथ मौत, थिंग्स विच आर नॉट ये वो चीज़ें हैं जिनका वजूद ही नहीं है, यानी गैर मौजूदगी, तारीकी और मौत ये वो चीज़ें हैं जिनका दर हकीकत कोई वजूद नहीं है। ऑल अदर्स बाकी तमाम चीज़ें या बाकी तमाम लोग, फ्रॉम ऑल थिंग्स तमाम अशिया से, ड्रॉ ऑल दैट्स इज़ गुड यानी तमाम जो लोग हैं वो चीज़ों में से सिर्फ़ और सिर्फ वही मरकबात अख़ज़ करते हैं, वही अशिया निकालते हैं जो कि उनके लिए अच्छी हों, फ़ायदामंद हों, कारामद हों, यूज़फुल हों यानी मुफीद हों। तो पॉइंट ये कहना चाहता है कि जितने भी लोग हैं, जितने भी एक्सपर्ट्स हैं, जितने भी कीमियागर हैं, वो सिर्फ़ और सिर्फ मुख्तलिफ़ मरकबात से या मुख्तलिफ़ अज्जा से सिर्फ़ वही चीज़ें अख़ज़ करते हैं जो कि उनके लिए भली हों, उनके लिए फ़ायदामंद हों। लाइफ ज़िंदगी, सोल रूह, फॉर्म यानी हैयत या तश्कील, स्पिरिट जज्बा या रूह, वेंस दे बीइंग हैव ये चीज़ें वजूद रखती हैं। इससे पहले वो इसके बरक्स कह चुका है कि हमारी ज़िंदगी में गैर मौजूदगी, तारीकी और मौत इन चीज़ों का कोई वजूद नहीं, इन चीज़ों की कोई हैसियत नहीं। अब दूसरी तरफ वो कह रहा है कि ज़िंदगी में अगर किसी चीज़ का वजूद है, वो कौन सी चीज़ें हैं जो बाकायदा अपना वजूद रखती हैं, तो वो ज़िंदगी, रूह, हैयत और जज्बा हैं। आई मैं बाय लव्स लिम्बिक, लिम्बिक का मतलब है एक ऐसी सराही जिसमें किसी चीज़ को कशीद करके डाला जाए। एम द ग्रीव, मैं मोहब्बत की सराही के तौर पर एक कब्र बन गया हूँ। ऑफ ऑल उन तमाम चीज़ों का, दैट इज़ नथिंग जिनकी कोई हैसियत नहीं है। यानी वो ये कहना चाहता है कि मेरे वजूद की हैसियत एक ऐसी सराही की सी है जिसमें मुख्तलिफ़ अज्जा को कशीद करके डाल दिया जाता है। तो मेरे जिस्म में भी मोहब्बत को कशीद करके डाल दिया गया था, इसलिए अब मेरी जिस्म की हैसियत एक कब्र की सी है जिसमें एक मुर्दा मोहब्बत दफन हो चुकी है। ऑफ्ट अक्सर, अ फ्लड एक तूफ़ान, है वी टू वेप्ट यानी जब हम दोनों रोया करते थे, यानी मैं और मेरी बिलव्ड, मैं या मेरी वाइफ, हम दोनों जब रोया करते थे तो इससे एक तूफ़ान बपा हो जाता था। एंड और सो ड्राउंड द होल वर्ल्ड और इससे पूरी दुनिया तबाह हो सकती थी, गर्क हो सकती थी। यानी हमारे आंसुओं की बदौलत एक ऐसा सैलाब आ जाता जिससे पूरी की पूरी दुनिया तबाह व बर्बाद हो जाती या गर्क हो जाती। अस टू हम दोनों, ऑफ डिड वी ग्रो टू बी टू क्योसिस हम दोनों की हैसियत एक खला की सी है, हम दोनों में एक खोखलापन और खला है अगर हम एक दूसरे से दूर हों। यानी अगर हम दोनों एक दूसरे के पास हों तो हम मुकम्मल हैं, लेकिन अगर हम दोनों एक दूसरे से जुदा हो जाएं तो हमारी हैसियत क्योस यानी एक खला की सी है जिसको भरा नहीं जा सकता। अगर इसको भरना है तो हम दोनों का एक दूसरे के करीब होना इंडिस्पेंसिबल है यानी नागुज़ीर है। व्हेन वी डिड शो जब हम जाहिर करते हैं, केयर टू आर्ट एल्स जब हम किसी चीज़ में दिलचस्पी को ज़ाहिर करते हैं, एंड ऑफन एब्सेंस और अक्सर जो हमारी जुदाइयाँ हैं, विड्रू आवर सोल्स हमारी रूहों को खींच लेती थी, एंड मेड अस कारकेसिस और हमें मुर्दा अजसाम में तब्दील कर देती थी। यानी वो कहना ये चाहता है कि जब मैं और मेरी बिलव्ड हम दोनों की तवज्जो एक दूसरे की तरफ नहीं रहती थी, एक दूसरे से हमारी दिलचस्पी और तवज्जो हट जाती थी, तो फिर क्या होता था, हमारे जिस्मों से हमारी रूहें निकल जाया करती थी और हमारे अजसाम महज मुर्दा अजसाम ही रह जाते थे, डेड बॉडीज़ बन जाते थे, यानी महज लाशें ही रह जाती थी, हमारे जिस्मों से रूह निकल जाती थी, क्योंकि हमने मोहब्बत को अपनी रूह का दर्जा दे दिया था। इसलिए जब मोहब्बत हमारे जिस्मों से निकल गई तो इसका मतलब ये है कि हमारे जिस्मों से हमारी रूह निकल गई और हमारे जिस्म मुर्दा हो गए। और अगर हम अपने जिस्म में दोबारा से ज़िंदगी की लहर को दौड़ाना चाहते थे तो फिर हम दोबारा एक दूसरे की तरफ मतवज्जो हो जाया करते थे और इससे हमारी ज़िंदगी की दोबारा फिर रंगीनियाँ वापस लौट आया करती थी। लेकिन अब मेरी वाइफ, अब मेरी बिलव्ड जो है उसकी डेथ हो गई है, इसलिए अब एक दूसरे की तरफ तवज्जो करना पॉसिबल नहीं रहा। अगरचे वो कब्र में अकेली लेटी हुई है और वो मुर्दा है,
लेकिन मैं ज़मीन पर ज़िंदा हूँ, लेकिन मेरी भी हैसियत मुर्दा जिस्म की सी है, क्योंकि अब वो मुझे दिखाई नहीं देती, इसलिए मैं भी मुर्दा ही तस्वर किया जाना चाहिए। बट मगर आई एम बाय हर डेथ, मैं उसकी मौत की वजह से, हर से मुराद उसकी बिलव्ड है, लेकिन मेरी बिलव्ड की मौत की वजह से मैं, विच वर्ड रॉन्ग सर, ये लफ्ज़ उसके लिए गलत है, यानी मेरी बिलव्ड के लिए ये मौत का लफ्ज़ दुरुस्त नहीं है, क्योंकि मोहब्बत करने वाले कभी भी नहीं मरते, वो मुख्तलिफ़ करैक्टर्स की शक्ल में बार बार जन्म लेते रहते हैं। इसलिए वो कहता है कि मेरा दिल तो नहीं करता कि मैं उसके लिए ये डेड का वर्ड यूज़ करूं, लेकिन हकीकत तो यही है कि वो अब डेड हो गई है, उसकी इस दुनिया में बाकी वजूद नहीं रहा। ऑफ द फर्स्ट नथिंग द एलेक्सियर ग्रोन, यानी उससे पहले अदम से एक एलेक्सियर यानी एक अक्सीर वजूद पजीर होगा। यानी वो मिसाल ये दे रहा है कि जब दुनिया नहीं बनी थी, मुकम्मल तौर पे खला थी, स्पेस थी, क्योस था, तो अचानक से बिग बैंग हुआ और ये पूरी की पूरी कायनात वजूद पजीर हो गई। इसी तरह से वो कहता है कि हमारे मुर्दा जिस्मों में भी अब अचानक से एक नई ज़िंदगी की लहर दौड़ आएगी। इसी नथिंगनेस से, इसी हमारे जिस्मों के मुर्दापन से एक नई ज़िंदगी की लहर दौड़ेगी, एक नया अक्सीर, एक नया जौहर जन्म लेगा। वर आई अ मैन, काश मैं एक इंसान होता, दैट आई वर वन, और मैं एक ही होता, मैं तन्हा होता, आई नीड्स मस्ट नो, और मुझे लाजमी ये जानना चाहिए था, आई शुड प्रेफर, कि मेरी कौन सी तरजीहात हैं। यानी काश मैं एक इंसान होता, तन्हा होता, और मैं अपनी ज़रूरियात ज़िंदगी से आगाह होता, और मेरी तरजीहात भी होती। इफ़ आई वर एनी बीस्ट, काश मैं कोई दरिंदा या वहशी जानवर होता। सम एंड्स, कुछ इख्तिताम होते, सम मीन्स, कुछ ज़राए होते। ये प्लांट्स, ये पौधे, ये स्टोन्स और ये पत्थर डिटेस्ट, ये भी तो नफ़रत करते हैं। एंड लव, और मोहब्बत, ऑल सम प्रॉपर्टीज़ इन्वेस्ट, इसकी भी कुछ सिफ़ात होती हैं, मोहब्बत की भी कुछ खुसूसियात होती हैं, इसके कुछ ख़वास होते हैं। इफ़ आई एन ऑर्डनरी नथिंग वर, अगर मैं एक आम या बेवकत किस्म का अदम होता, यानी मेरी हैसियत कुछ भी ना होती। एज़ शैडो, जैसा कि साया जो है, इसके लिए आ लाइट, रोशनी की, एंड बॉडी, और जिस्म की, मस्ट बी हेयर, ज़रूरत होती है। यानी वो कहना ये चाहता है कि जिस तरह से साया बनने के लिए दो चीज़ों की ज़रूरत होती है, एक रोशनी और दूसरा जिस्म। बट मगर आई एम नन, मेरी हैसियत तो कुछ भी नहीं है। नॉर विल माई सन रीन्यू, और ना ही मेरा सूरज जो है वो दोबारा से तुलू होगा, यानी मेरी ज़िंदगी में अब कोई बहार नहीं आएगी। इससे पहले वो कह चुका है कि मेरी जो बिलव्ड है वो कब्र के अंदर मुर्दा हालत में पड़ी है, और उसकी गैर मौजूदगी की वजह से मेरा जिस्म भी मुर्दा हालत में ही तस्वर किया जाए, और मैं उसकी कब्र का एपिटैफ हूँ, मैं उसकी कब्र का कतबा हूँ। और इसी क्योस से, इसी हमारे मुर्दापन से एक नई ज़िंदगी जन्म लेगी। लेकिन अब वो नाउमीद होकर कह रहा है कि मेरी ज़िंदगी का सूरज कभी भी दोबारा तुलू नहीं होगा। और इसके साथ साथ वो पहले ये भी कह चुका है कि अब मुझे मुर्दा ही तस्वर किया जाना चाहिए, और मैं दोबारा इस डेथ के बाद मैं दोबारा से जन्म लूँगा, दोबारा से जी उठूँगा। लेकिन अब वो इसी के ऑपोजिट बात कर रहा है, वो कह रहा है कि मेरी ज़िंदगी का सूरज शायद कभी भी तुलू ना हो। यू लवर्स, ए मोहब्बत करने वालों, ए आशिकों, फॉर हुज सेक, किसकी खातर, द लेसर सन, ये मध्यम होता हुआ सूरज, एट दिस टाइम टू द गॉड इज़ रन, वो एक जद्दी सितारे यानी बुर्ज कैप्रिकॉर्न की तरफ भागता हुआ जा रहा है। टू फैच न्यू लस्ट, नई हवस को लाने के लिए, एंड गिव इट टू यू, और तुम्हें देने के लिए। यानी ए आशिको, ये जो कैप्रिकॉर्न एक बुर्ज है, एक स्टार है, वो क्यों लस्ट की तरफ भागता हुआ जा रहा है, और वो क्यों तुम्हें लाकर देना चाहता है, अगरचे उसका अपना सूरज भी अब मध्यम होने वाला है। सिंस चूँकि शी एन्जॉयज़ हर लॉन्ग नाइट्स फेस्टिवल, क्योंकि अब वो जो सेंट लूसी है वो उसको सारी रात उस फेस्टिवल को एंजॉय करेगी जो कि उसकी याद में मनाया जा रहा है। लेट मी प्रिपेयर टूवर्ड्स हर, मुझे भी अब उसकी तरफ जाना चाहिए। एंड लेट मी कॉल, और मुझे कहने दीजिए, टू फैच न्यू लस्ट, कि मैं भी अब नई हवस लेकर आऊँगा। एंड गिव इट टू यू, और ये तुम्हें दे दूँगा। इन्जॉय योर समर ऑल,
ताकि तुम अपना पूरे का पूरा मौसम सरमा बड़ी उम्दगी से इंजॉय कर सको। सिंस ही इंजॉयस हर लॉन्ग नाइट्स फेस्टिवल, चूँकि वो रात के त्यौहार से लुत्फ़अंदोज़ हो रही है, लेट मी प्रिपेयर टूवर्ड्स हर एंड लेट मी कॉल, तो इसलिए मुझे भी उसकी तरफ जाने दो और मुझे ये कहने दीजिए। दिस आर, ये वक्त यानी ये घंटा, ये वक्त, हर विजल, ये एक शब बेदारी का घंटा है, ये रात जागने वाली रात है, एंड हर ईव, और उसकी जो शाम है, सिंस दिस, चूँकि ये बोथ द ईयर्स, ये रात जो है, ये जो शाम है, ये शब बेदारी की रात है और ये साल की दरमियानी रात है, एंड डेज़ डीप मिडनाइट इज़, और ये पूरे दिन की भी अब आधी रात का वक़्त है। यानी ये जो त्यौहार है ये साल की दरमियानी रात में और इस दिन की आधी रात के वक़्त चल रहा है। इसलिए मेरी भी ख्वाहिश है कि मैं भी उस कैप्रिकॉर्न स्टार की तरह, उस गॉड की तरह भागता हुआ जाऊं और लस्ट लेके आऊं और तुम्हें दे दूं ए आशिको। जिस तरह कैप्रिकॉर्न स्टार तुम्हें एक लस्ट देता है, मेरी भी ख्वाहिश है कि मैं भागता हुआ जाऊं और उस गॉड, उस कैप्रिकॉर्न की तरह तुम्हारे लिए लस्ट लेकर आऊं, तुम्हारे लिए बहुत सी खुशियां लाऊं, ताकि तुम भी अपना मौसम सरमा इंजॉय कर सको। अगरचे ये मेरी किस्मत में तो नहीं है कि अब मैं मज़ीद अपनी ज़िंदगी से लुत्फ़अंदोज़ हो सकूं, लेकिन मैं तुम्हारे लिए ज़रूर ये करूँगा कि जितना मैं कर सका ये करूँगा कि तुम्हारे लिए ज़्यादा से ज़्यादा खुशियाँ ला सकूँ। इस पोइम का इंट्रोडक्शन, ग्लॉसरी, ट्रांसलेशन और एक्सप्लेनेशन को देखने के बाद अब हम आते हैं इस पोइम में यूज़ होने वाली फिगर्स ऑफ स्पीच या लिटरेरी डिवाइसेस की जानिब। सबसे पहले हम देखेंगे इस पोइम में यूज़ होने वाली राइम स्कीम की जानिब। इस पोइम के तमाम स्टेंजास में सेम राइम स्कीम यूज़ की गई है, यानी ए बी बी ए सी 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 डी डी, यानी फर्स्ट और फोर्थ लाइंस आपस में राइम्ड हैं, सेकंड और थर्ड लाइंस आपस में राइम्ड हैं, फिफ्थ, सिक्स्थ और सेवन्थ लाइंस आपस में राइम्ड हैं, जबकि एट्थ और नाइन्थ लाइंस आपस में राइम्ड हैं। जैसा कि फ़र्स्ट स्टेंजा को अगर हम देखें तो इसकी फ़र्स्ट लाइन का लास्ट वर्ड है डेज़ और फोर्थ लाइन का लास्ट वर्ड है रेज़, डेज़ रेज़। इसके बाद सेकंड लाइन का लास्ट वर्ड है अनमास्क्स और थर्ड लाइन का लास्ट वर्ड है फ्लास्क्स, अनमास्क्स फ्लास्क्स। उसके बाद फिफ्थ लाइन का लास्ट वर्ड है संक, सिक्स्थ लाइन का लास्ट वर्ड है ड्रंक और सेवन्थ लाइन का लास्ट वर्ड है श्रंक, संक, ड्रंक, शंक। उसके बाद एट्थ लाइन का लास्ट वर्ड है लाफ और नाइन्थ लाइन का लास्ट वर्ड है एपिटाफ, लाफ, एपिटाफ। उसके बाद सेकंड स्टेंजा में बी, अल्केमी, स्प्रिंग, थिंक, एक्सप्रेस, नथिंगनेस, एम्प्टीनेस, बिगॉट, नॉट। नेक्स्ट स्टेंजा में गुड, फ्लड, हैव, ग्रेव, सो, ग्रो, शो और एब्सेंस, कारकेसिस। नेक्स्ट स्टेंजा में हर, प्रेफर, ग्रोन, वन, बीस्ट, डिटेस्ट, इन्वेस्ट, वर, हियर। नेक्स्ट स्टेंजा में रीन्यू, यू, सन, रन, ऑल, फेस्टिवल, कॉल। उसके बाद दिस इज़। ये थी इस पोइम की राइम स्कीम, यानी ए बी बी ए सी 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 डी डी। नेक्स्ट है एलिट्रेशन। एलिट्रेशन का मतलब है बिगनिंग ऑफ टू और मोर देन टू वर्ड्स इन द सेम लाइन विद द सेम लेटर और साउंड, यानी एक ही लाइन में दो या दो से ज़्यादा अल्फाज का एक ही हरफ या एक ही आवाज़ से शुरू होना। जैसा कि लाइन नंबर 2 में स्केरस और 7 ये दोनों वर्ड्स एस लेटर से स्टार्ट हो रहे हैं। उसके बाद लाइन नंबर 3 में सन, स्पेंट, लाइन नंबर 4 में सेंट, स्क्विब्स, लाइन नंबर 5 में सैप, संक, लाइन नंबर 6 में हाइड्रोप्टिक, हैथ, लाइन नंबर 18 में डार्कनेस, डेथ, लाइन नंबर 20 में सोल, स्पिरिट, लाइन नंबर 21 में लव, लिम्बिक, लाइन नंबर 25 में टू, लाइन नंबर 28 में बट, बाय, लाइन नंबर 36 में बॉडी, पी, लाइन नंबर 37 में नन, नॉर, लाइन नंबर 38 में सेक, सन, लाइन नंबर 45 में डे, डीप। नेक्स्ट है कॉन्सोनेंट्स। कॉन्सोनेंट्स का मतलब है यूज़ ऑफ सेम कॉन्सोनेंट लेटर इन द टू नेबरिंग वर्ड्स, यानी दो अल्फाज में एक ही कॉन्सोनेंट लेटर का इस्तेमाल करना। जैसा कि लाइन नंबर 1 को अगर हम देखें तो इसमें मिडनाइट और इट, इन दोनों वर्ड्स के एंड पर टी लेटर यूज़ हुआ है जो कि कॉन्सोनेंट लेटर है। उसके बाद लाइन नंबर 4 में स्क्विब्स, रेज, लाइन नंबर 6 में अर्थ, हैथ,
लाइन नंबर 8 में डेड एंड इंटर्ड लाइन नंबर 11 में, एट, नेक्स्ट, दैट लाइन नंबर 36 में, लाइट, मस्ट लाइन नंबर 38 में, फॉर, लेसर लाइन नंबर 40 में, लस्ट, इट लाइन नंबर 44 में, हर, आर। नेक्स्ट है एसोनेंस। एसोनेंस का मतलब है यूज़ ऑफ सेम वॉवल लेटर्स इन द टू नेबरिंग वर्ड्स, यानी दो अल्फाज में एक ही वॉवल लेटर का इस्तेमाल करना। जैसा कि लाइन नंबर 1 में टिस, इट, इज़, इन तीनों वर्ड्स में आई लेटर यूज़ हुआ है जो कि वॉवल है। उसके बाद लाइन नंबर 3 में इज़, हिज, लाइन नंबर 7 में विदर, इज़, लाइन नंबर 8 में एंड, ऑल, लाइन नंबर 10 में मी, बी, लाइन नंबर 14 में हिज, डिड, लाइन नंबर 18 में थिंग्स, विच, लाइन नंबर 18 में अगेन ऑफ, नॉट, लाइन नंबर 33 में एंड्स, डिटेस्ट, लाइन नंबर 34 में लव, सम, लाइन नंबर 39 में दिस, इज़, लाइन नंबर 40 में गिव, इट, लाइन नंबर 44 में दिस, विजिल, सिंस। नेक्स्ट है एंजायमेंट। एंजायमेंट का मतलब है कि अगर किसी लाइन को पढ़ने के बाद उसकी प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग डेवलप ना हो बल्कि इसके लिए नेक्स्ट लाइन की सपोर्ट की ज़रूरत हो तो ऐसी लाइन को रन ऑन लाइन कहते हैं और इस टेक्निक को एंजायमेंट कहते हैं। इसके बरक्स अगर किसी लाइन को पढ़ने के बाद उसकी प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाए तो ऐसी लाइन को एंड स्टॉप लाइन कहते हैं। अब हम आते हैं वापस एंजायमेंट की जानिब। इस पोइम की लाइन नंबर 3 एक रन ऑन लाइन है जिसमें वो कहता है द सन इज स्पेंट, सूरज अपना वक्त गुजार चुका है, एंड नाउ हिज फ्लास्क, और अब इसके सितारे क्या करते हैं, वो नेक्स्ट लाइन यानी लाइन नंबर 4 में बयान करता है सेंट फोर्थ लाइट स्क्वीब्स, वो अपनी मध्यम और झिलमिलाती हुई रोशनी नीचे फेंकते हैं। उसके बाद लाइन नंबर 10 भी एक रन ऑन लाइन है जिसमें वो कहता है स्टडी मी देन, मेरा मुताला करो, यू हु शैल लवर्स बी, ए वो लोगों जो कि आशिक बनना चाहते हैं। अब वो कब आशिक बनेंगे वो लाइन नंबर 11 में बयान करता है एट द नेक्स्ट वर्ल्ड, अगली दुनिया में। नेक्स्ट है एलुजन। एलुजन का मतलब है रेफरेंस या हवाला। अगर हम इस पोइम की फर्स्ट 2 लाइंस को देखें तो इसमें वो कहता है इट इज़ द ईयर्स मिडनाइट एंड इट इज़ द डेज लूसीज हु स्केयर्स 7 आवर्स हरसेल्फ अनमास्क्ड, यानी वो फेस्टिवल का जिक्र करता है जो कि सेंट लूसी की याद में मनाया जाता है। तो ये एक एलुजन है। नेक्स्ट है मेटाफर। मेटाफर का मतलब है किसी चीज़ को उसकी क्वालिटी की बेस पर उससे बेटर या वर्स चीज़ डिक्लेयर करना। जैसा कि लाइन नंबर 2 में वो कहता है लूसीज हु स्केयर्स 7 आवर्स हरसेल्फ अनमास्क्ड, यानी वो सिर्फ 7 घंटे के लिए अपने चेहरे से नकाब पलटती है। इसका मतलब है कि सिर्फ 7 घंटे के लिए रात की तारीकी ख़त्म होती है और सूरज तलू होता है। उसके बाद लाइन नंबर 5 में वो कहता है द वर्ल्ड्स होल सैप इज संक, ज़मीन का पूरा रस ख़त्म हो चुका है, यानी इसका मतलब है कि जो ज़मीन है वो बंजर हो चुकी है। उसके बाद लाइन नंबर 9 में वो कहता है कंपेयर्ड विद मी हु एम देयर एपिटैफ, मेरा मुकाबला उनके साथ करो जो कि उनकी कब्रों पर लगा हुआ एक कतबा है, यानी मेरी हैसियत उनकी कब्रों पर लगे हुए एक कतबे की सी है। उसके बाद लाइन नंबर 21 में वो कहता है आई बाय लव लिम्बिक एम द ग्रेव, मैं मोहब्बत की वजह से एक कब्र बन के रह गया हूँ। उसके बाद लाइन नंबर 37 में वो कहता है बट आई एम नन नॉर विल माई सन रीन्यू, यानी वो कहता है अब मेरी हैसियत कुछ भी नहीं है और मेरा सूरज कभी तलू नहीं होगा, यानी मेरी ज़िंदगी में कभी बहार या खुशी नहीं आएगी। नेक्स्ट है पर्सोनिफिकेशन। पर्सोनिफिकेशन का मतलब है किसी नॉन लिविंग थिंग को ह्यूमन ट्रेट्स दे देना, यानी लाइन नंबर 6 में जैसा कि वो कहता है द जनरल बाम द हाइड्रोप्टिक अर्थ हैथ ड्रंक, यानी प्यासी ज़मीन ने एक महक को पी लिया है। अब ड्रिंक करना पीना एक ह्यूमन ट्रेट है जो कि पोइट ने अर्थ को दे दी है, तो ये एक पर्सोनिफिकेशन है। उसके बाद लाइन नंबर 38 और 39 में वो कहता है यू लवर्स फॉर हुज सेक द लेसर सन एट दिस टाइम टू द गॉड इज़ रन, कि अब सूरज जो है वो भाग रहा है। अब रनिंग करना ह्यूमन ट्रेट है जो कि उसने सन को दे दी है, तो इस तरह से ये भी एक पर्सोनिफिकेशन है। नेक्स्ट है सिमिली। सिमिली का मतलब है टू कंपेयर टू डिफरेंट थिंग्स ऑन द बेस ऑफ सेम ट्रेट्स, यानी दो मुख्तलिफ चीज़ों का किसी एक ही खूबी की बुनियाद पर मुकाबला या मुआसना करना। जैसा कि लाइन नंबर 7 को अगर हम देखें तो इसमें वो कहता है विदर एज टू द बेड स्वीट लाइफ इज़ श्रंक,
वो कहता है ज़िंदगी इस तरह से मुरझा गई है जिस तरह के रात के वक़्त ज़िंदगी के तमाम अमाल और तमाम अफ़ाल मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो जाते हैं और ये सिर्फ़ और सिर्फ बिस्तर के पायों तक ही महदूद हो जाते हैं। यानी इंसान सिर्फ़ नींद की आगोश में ही जाना चाहता है, यानी वो ज़िंदगी के मुरझा जाने को नींद से तशबीह दे रहा है। तो यहाँ पर पोइट ने एक सिमिली यूज़ की है। नेक्स्ट है कायसुरा। कायसुरा का मतलब है कि अगर पोइट किसी लाइन में कोई पंक्चुएशन मार्क यूज़ करते हुए पास या ब्रेक ले तो उसे कायसुरा कहते हैं। जैसा कि लाइन नंबर 1 में वो कहता है टिस द ईयर्स मिडनाइट के बाद उसने कॉमा यूज़ किया है। उसके बाद सेकंड लाइन में लूसीज़ के बाद उसने कॉमा यूज़ किया है। थर्ड लाइन में द सन इज़ स्पेंट के बाद कॉमा यूज़ हुआ है और लाइन नंबर 4 में सेंट फोर्थ लाइट स्क्विब्स के बाद उसने कॉमा यूज़ किया है। नेक्स्ट है हाइपरबॉल। हाइपरबॉल का मतलब है किसी चीज़ को अप्रिशिएट करने के लिए बहुत ज़्यादा एग्जैजरेट करना, यानी किसी चीज़ की तारीफ़ करने के लिए बहुत ज़्यादा मुबालगा आराई से काम लेना। इस पोएम में ओवरऑल बहुत ज़्यादा हाइपरबॉल यूज़ किया गया है। जैसा कि लाइन नंबर 23 और 24 को अगर हम देखें तो इसमें कहता है हैव वी टू वेप्ट एंड सो ड्राउन द होल वर्ल्ड अस टू ऑफ डिड वी ग्रो। वो कहता है कि जब मैं और मेरी बिलव्ड रोया करते थे तो इससे बहुत ज़्यादा सैलाब आ जाता था और इससे पूरी की पूरी दुनिया तबाह हो सकती थी। नेक्स्ट है एपोस्ट्रॉफी। एपोस्ट्रॉफी का मतलब है कि अगर पोइट किसी को डायरेक्ट एड्रेस करे तो इसे एपोस्ट्रॉफी कहते हैं। जैसा कि लाइन नंबर 38 में वो कहता है यू लवर्स, यानी वो आशिकों को मुखातब करते हुए कहता है कि ए आशिको फॉर दोज सीक द लेसर सन, कि तुम्हारी खातर ये जो सूरज है ये घटता हुआ भाग कर कैप्रिकॉर्न सितारे की तरफ जा रहा है। नेक्स्ट है एनाफोरा। एनाफोरा का मतलब है बिगनिंग ऑफ 2 और मोर देन 2 लाइन्स विद द सेम वर्ड, यानी 2 या 2 से ज़्यादा लाइनों का एक ही लफ्ज़ से शुरू होना। जैसा कि इस पोइम की लाइन नंबर 5 और लाइन नंबर 6 ये दोनों लाइंस दा से स्टार्ट हो रही हैं। अगर हम इस पोइम का थीम देखें तो इसमें पोइट पेसिमिस्ट है, बहुत ज़्यादा मायूस है और अपनी तबाह हाली का जिक्र करता है क्योंकि अपनी वाइफ की डेथ के बाद वो बहुत ज़्यादा मायूस है और ज़िंदगी से नाउमीद हो गया है। तो इस तरह से इस पोइम का बेसिक थीम पोइट की पेसिमिज़म या नाउमीदी है। थैंक यू फॉर अटेंडिंग दिस लेक्चर।